नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश में आपका स्वागत है। बहस संविधान पर चले और बाबा भीमराव अंबेडकर का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। संविधान पर संसद में बहस चली तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने एक दूसरे को निशाने पर लेने में तनिक भी चूक नहीं की। बहस में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में दिख रही थी, पर अमित शाह के एक बयान ने बीजेपी को असहज कर दिया। अब इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक इसके नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। अगले साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के सामने 3 ऐसे मौके आए हैं जब उसे उसके नेताओं के बयान ने उलझन में डाल दिया है। एक मौका तो हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान आया, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि पार्टी को अब आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं। बीजेपी को कभी इसकी जरूरत होती थी, लेकिन अब पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। इसका नतीजा सबके सामने है। लगातार 2 चुनावों में आगे बढ़ती रही बीजेपी की चुनावी सफलता को ब्रेक लग गया और उसे 240 सीटों पर सिमटना पड़ा। बीजेपी को एक और बयान की महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी। वर्ष 2015 और उस वक्त हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा का वक्त आ गया है। बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उनके बयान को ले उड़े। उन्होंने प्रचारित किया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसका नतीजा हुआ कि बिहार में बीजेपी को तब मुंह की खानी पड़ी। विपक्ष को पता है कि संविधान और आरक्षण ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीति का रंग शाश्वत चढ़ा रहता है। इसे लेकर दिए गए बयान इतने संवेदनशील होते हैं कि तनिक भी चूक हुई तो बयान देने वाले को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उनके अंदाज से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह के कहने का आशय यह था कि अंबेडकर का नाम तो जपते हैं, लेकिन उनके संविधान पर भरोसा नहीं करते। बाद में अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें स्पष्ट करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने अंबेडकर की उपेक्षा की, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, उनके नाम की माला जपने का क्या औचित्य है। अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी समेत पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्ष इसे हथियार बनाकर भुनाने की कोशिश करेगा। लालू प्रसाद यादव को कहने का मौका मिल गया है कि इसकी आशंका वे 2015 से ही जताते आ रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी और बाबा साहेब का बनाया संविधान पलट देगी। लालू ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने इस अस्त्र को दोबारा आजमाया और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की जो हालत हुई वह सबके सामने है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे बताया कि पार्टी 24 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी और जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपेगी। खेड़ा ने कहा कि 24 दिसंबर को हम अपने जिला मुख्यालयों पर मार्च निकालेंगे और कलेक्टरों को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें भी हम अमित शाह के इस्तीफे की अपनी मांग को दोहराएंगे। और यह जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसका प्रतिक्षेप कब और कैसे होगा, यही सबसे बड़ा सवाल और सवालिया निशान इस वक्त है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर
सुमित गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले चूंकि बात अब कांग्रेस की हो रही है, उसके विरोध प्रदर्शन की हो रही है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही है, तो बात शुरुआत डॉक्टर सुमित से ही करेंगे। तो सुमित साहब, आपको लगता है कि अब एक ऐसा मौका मिला है लोकसभा चुनावों के बाद, जब आपको फिर से अपनी खोई हुई ऊर्जा और ताकत दोबारा मिल गई है और इस बार आप इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? आपको लगता है कि अंबेडकर साहब के ऊपर जिस तरह से बयान दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उसने आपको बैठे बिठाए एक मुद्दा दिया और आगे की आपकी रणनीति अब और क्या होने वाली है? गर्ग साहब। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कुणाल जी, जिस तरह से अभी आपने कहा कि हमें मौका मिल गया और हमें नई ऊर्जा मिल गई, तो बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम ऐसे मौके नहीं चाहते और हम इन मुद्दों से ऊर्जा नहीं चाहते, क्योंकि ये मुद्दे देश के सम्मान के, देश की अस्मिता के, संविधान के, बाबा साहब के। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आजाद हिंदुस्तान में इनका अपमान करे, इनके विरोध में कोई बात कहे। लेकिन बड़ा दुख है, जिन लोगों के डीएनए में भारत का विरोध है, संविधान का विरोध, संविधान निर्माताओं का विरोध है, वो गाय बगाए सामने आ जाता है। कई बार कोशिश करते हैं, क्योंकि संविधान जो है देश की आत्मा, देश संविधान से चलता है, अपनी आत्मा से चलता है। और जहां तक बात बाबा साहब की है, वो संविधान के रचयिता है। तो जब बाबा साहब का अपमान होगा तो निसंदेह संविधान का अपमान है, और संविधान का अपमान देश का अपमान है। तो देश के गृह मंत्री ने देश की सबसे बड़ी महापंचायत में हुंकार भरते हुए देश के संविधान के रचनाकार, शिल्पकार बाबा साहब का अपमान किया, उनकी खिल्ली उड़ाई। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अपने इस कृत्य पे सबसे पहले देश के गृह मंत्री माफी मांगे, अपना इस्तीफा दें। अगर किसी जबरदस्ती के चलते या अपनी दादागिरी के चलते, जैसा कि जिसके लिए कि वो विख्यात है, कुख्यात है, वो ऐसा नहीं करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उनको तुरंत प्रभाव से उनके पद से बर्खास्त करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ऐसा कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये जरूरी हो गया है कि देश और संविधान की रक्षा के लिए हम इस देश की सरकार को मजबूर करें कि जो व्यक्ति देश के संविधान की, बाबा साहब का अपमान करता है, उसे नेस्तनाबूद करके उसको पदमुक्त करने में अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है। ठीक है डॉक्टर अविरल मलिक साहब, अब आपके पास आते हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और संभवतः जा भी रही है, इसका आपको अंदेशा नहीं होगा। लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संविधान विरोधी होने का आरोप लगता आया है, कोई नई बात नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गलती होती है, कमी है, या आपने अगर कुछ जाने अनजाने ऐसी बात कह दी है जिसके लिए संभवतः माफी मांग लेनी चाहिए, तो आपको लगता है कि उससे कोई गुरेज होना चाहिए, या आपको लगता है कि आपने कोई गलती की ही नहीं है तो माफी क्यों मांगे? और यदि गलती नहीं की है तो ये बात इतनी सुलगी कैसे? मलिक साहब। नहीं, देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना मार्गदर्शक मानता है, अपना आदर्श मानता है, अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। इस बात को क्लियर कट जान लेना चाहिए जो यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते। और जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के ऊपर हमला करने का कार्य किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हमला करने का कार्य किया 1975 में इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करके। ये तो आज भी इस प्रकार के रवैये को अपना रहे हैं कि आज भी, आज के दौर में भी जब ये विपक्ष में मौजूद हैं, तब भी इनकी वो हिटलरशाही मानसिकता जा नहीं रही है। ये जिस प्रकार के रवैये को अपनाते हुए बैंड एंकर्स की लिस्ट जारी करते हैं, ये एंकर्स को आज भी बैन करने का कार्य करते हैं, तो आखिर किस प्रकार की ये बात कर रहे हैं? और जहां तक विषय है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है और भविष्य में भी निश्चित रूप से करता रहेगा। इस विषय को इन्हें समझना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अम्बेडकर जी को
अपमानित करने का कार्य किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इन्हें जान लेना चाहिए कि ये कास्टिज्म के आधार पर चलने वाले लोग हैं, ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, और उसके साथ साथ ये इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं, ये समानता में विश्वास नहीं रखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं रखते हैं। ये अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के ऊपर किस प्रकार से हमला आखिर करते हैं, इस विषय को पहले इन्हें समझना होगा। ये 1975 में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का कार्य करते हैं, लोगों के अधिकारों को छीनने का कार्य करते हैं, प्रत्येक नागरिक के अधिकार को छीनने का कार्य करते हैं, और उसके बाद ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। आखिर क्या अधिकार है इन्हें, किस अधिकार के साथ ये बात कर रहे हैं। 1975 से 1977 के मध्य में कितने विपक्षी नेताओं को इन्होंने जेल में ठूसने का कार्य किया, पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, उसका विवरण देना चाहिए, उसके बाद संविधान की बात करनी चाहिए। ये संविधान को केवल लहराने का कार्य करते हैं, संविधान के आधार पर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल यदि कुछ करती है तो संविधान के नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। ठीक है, लेकिन अविरल साहब, आपने ये बात कही, आपने 1975 का भी उल्लेख किया, उसका ब्यौरा तो खैर जग जाहिर है। चलिए, आप हर बार 1975 की बात करते हैं, आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि देश में मौजूदा समय में अघोषित इमरजेंसी है, और जिस तरह से ये बात निकलकर सामने आई है, विपक्ष हमलावर है आपके ऊपर। आपको लगता है कि अब इसमें बीच बचाव का कोई रास्ता कहीं है, या कोई रास्ता नजर आए? क्योंकि आमतौर पर हम नहीं देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फौरी टिप्पणी करते हुए अपने उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने अपना बचाव किया। आमतौर पर अमित शाह साहब का यह स्वभाव नहीं है। पीएम ने भी तुरंत टिप्पणी की। आपको लगता है कि कुछ तो बात हो गई है, अब इसे कवर अप करने की जरूरत है? जी नहीं, देखिए, एपीएन न्यूज के करोड़ों दर्शकों के माध्यम से मेरा एक विनम्र निवेदन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से रहेगा, इनके आला कमान से रहेगा, गांधी परिवार से रहेगा, 10 जनपद वालों से रहेगा कि कम से कम इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ना करें, ये पॉलिटिसाइजेशन करने का कार्य ना करें, हर मुद्दे पे राजनीति करने का कार्य ना करें। और जहां तक विषय है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर कम से कम ये 2 कदम चले, मेरा इनसे निवेदन रहेगा। उनके दिखाए हुए मार्ग पर ये नहीं चलते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते को ये फॉलो नहीं करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर नहीं चलते हैं, हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं, प्रत्येक गरीब को उसका अधिकार दिलाने वाले लोग हैं, फंडामेंटल राइट्स को गरीबों तक पहुंचाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है सुमित साहब, अब देखिए, अब आपने अपना खाका तैयार कर लिया है, आगे कैसे कब क्या करना है। 24 को अम्बेडकर सम्मान समारोह में आप मार्च करेंगे, 22 और 23 को आप पीसीज कर ही रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक है, लोगों को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है गर्ग साहब, वो यह है कि आप किसी एक मुद्दे पर ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, और इस बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आपसे लोग कहते हैं, लेकिन आप एक मुद्दे पर टिकते नहीं हैं। कभी अडानी पर शिफ्ट होते हैं, कभी इस पर शिफ्ट होते हैं। आपको लोकसभा में इस मुद्दे से माइलेज मिला था, लेकिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। हरियाणा के चुनावी नतीजे, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे बताते हैं। इस बार क्या ऐसा कुछ खास रहना वाला है कि आप क्या इस मुद्दे पर टिकेंगे, या कन्वीनियंस के हिसाब से कोई और दूसरा मुद्दा मिल जाएगा उस पर तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे? कुणाल जी, जैसे मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं। हाँ, लेकिन मुद्दा बन तो गया है ना, अब आप बना तो रहे हैं। ये हमारे लिए देश के संविधान की, बाबा साहब के सम्मान की बात है, और उनके सम्मान की लड़ाई है। और मैंने आपसे कहा, जब तक हम इसको पूरा नहीं कर लेते, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे दम के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। मंजिल क्या है आपकी? पूरा कर लेते हैं मतलब क्या? मंजिल क्या है? जी, मैंने कहा था कि हमारी मंजिल अमित शाह की बर्खास्तगी है, उसकी इस्तीफा है, उनकी माफी है, बीजेपी की देश जो बाबा साहब से माफी है। तब तक आप लड़ाई जारी रखेंगे? तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, निस्संदेह हम लड़ाई जारी रखें, क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है। अब मैं आ जाता हूँ अविरल जी की बातों। हाँ, बोलिए। बड़ा हंसी आती है कुणाल भाई, जब ये देश के संविधान की बात करते हैं, संविधान को आत्मसात करने वाले दिन से लेकर अमित शाह के वक्तव्य तक, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण इन्होंने और इनके नेताओं ने बाबा साहब और संविधान को गालियां दी, उनके पुतले जलाए हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। अरे, कांग्रेस पार्टी ने संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब को संविधान सभा में लेके आई, जब नहीं आ पा रहे थे तो अपने एक सदस्य का इस्तीफा दिला के लेके आई। और इन्होंने क्या किया जब बाबा साहब ने वो संविधान बनाया? तब क्या कहा था गोलवरकर उपाध्याय ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसमें देश की आत्मा नहीं है, हम इसको नहीं मानते, इसको कचरेदान में फेंक देना
देना चाहिए। किसने कहा था? ये भाजपा के पूर्वजों ने कहा था। और जब दोबारा कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब पर विश्वास करते हुए उन्हें पार्लियामेंट की सब कमेटी का चेयरमैन बनाया, उसका जो इस देश की महिलाओं को खूब देने का काम करने जा रही थी, हिंदू कोड बिल लेके आए, बाबा साहब के पुतले इन्होंने 12 दिसंबर 1949 को जलाए कि नहीं जलाए? ये किस मुंह से बात करते हो? तब से लेके और अमित शाह तक इनकी लंबी फेहरिस्त है। तो सन 2000 में इनके जो सुदर्शन साहब थे, उनसे जब पूछा गया, डू यू बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट ही सेड, नॉट एट ऑल, इट शुड बी स्क्रैप्ड। क्या बेहुदी बात कही? देश के संविधान को कचरे में फेंक देना चाहिए, ये कहते हैं। 2024 के चुनाव से पहले 400 पार का जब नारा दिया था, तब भी ये कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे। कुणाल भाई, दो वो शब्द हैं, संविधान में संशोधन और संविधान में बदलाव। संविधान में संशोधन, संविधान की आत्मा कहती है कि उसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान को बदलना ये कुचेष्टा। अगर कोई कर सकता है तो भाजपा और आरएसएस के लोग कर सकते हैं। मेरी पार्टी पर आरोप लगाया, अरे मेरी पार्टी ने तो हमेशा स्वीकार किया है कि सत्ता में रहते हैं गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी की, क्योंकि हम ये मानते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, ये कायरों का काम नहीं है। और क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस के लोग कायर हैं, डरपोक हैं, इसलिए कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और इनको इनके चरित्र को निस्तानाबूद करना पड़ेगा, जनता के सामने लाना पड़ेगा कि क्यों ये संविधान बदलना चाहते थे, क्यों आज अम्बेडकर साहब को गाली देने की जरूरत पड़ी अमित शाह को, क्योंकि ये दलित विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये बाबा साहब विरोधी हैं और ये राष्ट्र विरोधी हैं। ये केवल एक काम जानते हैं, ठीक है, कैसे न कैसे अडानी और अंबानी की जेबें भरी जाएं और उस पैसे को वापस भाजपा के उपयोग में लाया जाए। इसके अलावा इनको ठीक है, ओके ओके, जहां तक आपने देखा, मैं कम कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए जल्दी से। ये कह रहे थे मेरी पार्टी पे, अरे 150 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया और उसके बाद अपने बिल पास कराए गए हिंदुस्तान के इतिहास में। संविधान को मारने की ये बहुत बड़ी घटना थी। तो इनका तो चरित्र जो है भड़क पड़ा है संविधान को मारने से। इनको शर्म आनी चाहिए संविधान और बाबा साहब का नाम लेने से पहले, क्योंकि इनकी राजनीति संविधान और बाबा साहब के आलोचना पर टिकी हुई है। इनका डीएनए इनकी आलोचना पे बना हुआ है। ठीक है मलिक साहब, अब देखिए, आप कांग्रेस को, अन्य विपक्षी पार्टियों को संविधान विरोधी तो कहते हैं, लेकिन अब संविधान बदलने की बात आपके 2024 के जनरल इलेक्शन के पहले आप ही के सांसद तो चीख चीख के कह रहे थे 400 से पार करा दीजिए, 400 से पार करा दीजिए, संविधान बदल देंगे। वो जब खुद आपके सांसद ये बात बोल रहे थे तो आप कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो संविधान विरोधी है। आपके सांसद तो आपके बस में नहीं रहे। एक बात बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पोते प्रकाश आंबेडकर वो भी तो कह रहे हैं कि आपको मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, वो इस बात से आहत है। बताइए, तो फिर कहां इसमें सेफ ग्लाइड करने की गुंजाइश अब आपको कहीं नजर आ रही है? आपको लगता नहीं है मामला कुछ ज्यादा आप तूल पकड़ लिया है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है संविधान को बदलने का, संविधान को समाप्त करने का, तो इस प्रकार की बात किसी ने नहीं कही है। और अगर कहा है जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं उसी मुद्दे पे जवाब दे देता हूँ। भाई साहब, आप जाइए ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस को पढ़िए। एक प्रकार से इन्हें जान लेना चाहिए ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस क्या कहता है। उसके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी प्रकार से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में। और उसके साथ साथ इन्हें इस बात को भी जान लेना चाहिए, जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता था, वो गांव में जाकर किस भाषा में बोल रहे थे, वो साधारण लोगों को समझा रहे थे। हिंदी में उन्होंने कहा था संविधान को बदलना, वो अमेंडमेंट उनके द्वारा कहा जा रहा था। और अमेंडमेंट पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, इन फ्यूचर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट होते रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमने अमेंडमेंट की बात की होगी, जिस भी व्यक्ति ने बात की होगी अमेंडमेंट की बात की होगी। और सबसे ज्यादा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। सबसे ज्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। संविधान की आत्मा पे हमला करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और इन्होंने अभी बात कही कि हमने क्षमा मांग ली, इन्होंने क्षमा की बात की। कई सारे हजारों की संख्या में घर उजड़ गए, हजारों लोगों को जेल में ठूसा गया आपातकाल के दौरान। और क्या इनकी क्षमा से, इनके बोल देने से काम चल जाएगा? क्या उनकी आत्माएं आहत नहीं हुई हैं? क्या उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई है, कोई समस्या नहीं हुई है? जिन लोगों की जान गई है, क्या वो वापस आ जाएंगी? जितनी लोगों पर लाठियां पड़ी हैं, जितने अत्याचार आपातकाल के दौरान हुए हैं,
क्या वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? अच्छा। और क्या वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि इस प्रकार से अत्याचार किए जाए, इस प्रकार से जुल्म ज्यादती की जाए, इस प्रकार से लोगों की आवाज को दबाया जाए, इस प्रकार से प्रेस की बिजली को काट दिया जाए? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं कहा था? अगर कहा था तो ये दिखाएं। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार की बात आती है। ये बात कर रहे थे अडानी और अंबानी की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि एक प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए? 60 साल आप सत्ता में रहे, आपने दलितों के हित में कोई कार्य नहीं किए, आपने गरीबों के हित में कोई कार्य नहीं किए, आपने गांवों का विकास नहीं किया। विकास छोड़िए, आप बिजली पानी भी नहीं पहुंचा सके, आप बेसिक मुद्दों पर काम नहीं कर सके। तो आखिर कौन से संविधान के आर्टिकल की आप बात करते हैं? अच्छा, एक बात ईमानदारी से मलिक साहब बताइए, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में इस प्रकरण के बाद थोड़ी असहज नहीं है? क्योंकि हमने ऐसा कमोवेश कभी नहीं देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री किसी मुद्दे के बाद खुद पीसी करने के लिए आ जाए और क्लैरिफिकेशन दे। क्या ये असहजता नहीं है? यदि नहीं है, यदि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक था, तो फिर उन्हें इंटरवीन करने की जरूरत क्यों पड़ी? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जहां तक विषय है केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, तो लगातार पार्लियामेंट में भी, मीडिया के समक्ष भी, और उसके साथ साथ पीसीज के माध्यम से भी, इंटरव्यूज के माध्यम से भी, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, लंबे लंबे इंटरव्यूज के माध्यम से, कई सारे इंटरव्यूज के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से हर सवाल का उत्तर दिया, प्रत्येक जर्नलिस्ट के क्वेश्चन का उत्तर दिया। तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम लोग बात रखते हैं मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, जनता के सामने, लोगों के सामने, और उसके साथ साथ जो भी सवाल होता है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा खड़ा किया गया होता है, उसका निश्चित रूप से हम जवाब देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तो अलग बात हो गई ना मलिक साहब। मुद्दे के बाद वाली जो बात प्रतिक्रिया सामने आई, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। खैर, गर्ग साहब, अब चूंकि बात कमान से निकल चुकी है, तीर कमान से निकल गया है, अब आगे का रास्ता और वो हवा का रुख कौन तय करेगा, यह बता दीजिए। और अब आगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के भारतीय राजनीति किस की ओर इर्द गिर्द घूमती हुई अब नजर आएगी? कुणाल भाई, जहां तक आपने कहा कि राजनीति कहां तक घूमेगी, तो मैं फिर कह देता हूं, हमारे लिए राजनीति का या मुद्दे का सवाल नहीं है। हाँ, हमारे लिए फिर ये देश की अस्मिता का सवाल है और बाबा साहब के सम्मान की बात है। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और 125 करोड़ हिंदुस्तानी इसमें हमारे साथ है। और अभी बीजेपी के मेरे साथी कह रहे थे, इसीलिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, संविधान संशोधन और संविधान बदलना। मुझे पता था कि ये यही शब्द बोलेंगे, अपने कुकर्मों को इन्हीं शब्दों के साथ ढकना चाहेंगे। मैंने इसलिए कहा था बदलना और संविधान संशोधन में अंतर है। इन्होंने बदलने की बात करी थी, किसी को समझाने के लिए नहीं करी थी। और अगर ये नहीं चाहते, तो जिन तथाकथित नेताओं ने संविधान बदलने की बात करी थी, क्या किसी से भी इन्होंने पूछा कि आपने ये गलत वक्तव्य क्यों दिया? क्या किसी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? क्या किसी को भी पार्टी से निलंबित किया गया है? या किसी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय ने किसी के भी बयान का खंडन किया? नहीं किया। आत्मा यही है। इसलिए ये कहते हैं, अरे साहब, देश के संविधान को ये नहीं मानते, तिरंगे झंडे को ये नहीं मानते, राष्ट्रगान को ये नहीं मानते, तो देश की आत्मा को नहीं मानने वाले लोग हमें ये ज्ञान देना। ओके, ठीक है, आपस में नहीं, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो बात जो छिड़ी है बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के दिए गए बयान को लेकर, अब उसका रेपरकशन कुछ ऐसा दिख रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष एक तरह से एक्टिव हो गया है और सरकार थोड़ी सी बचाव की पक्ष में नजर आ रही है, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन अब देखना है कि आगे इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति किस ओर जाती है और कहां तक आगे बढ़ती है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।